आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग 12th अपेयरिंग है या पास आउट है, जो लोग जेई मेन या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्पेशली बोर्ड वाले लोग इसको ज़रूर देखें और जेई मेन वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े एग्जाम के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें केमिस्ट्री लेवल का जो एनसीईआरटी होता है वो ग्रंथ माना गया है, मतलब जो भी है उसको बहुत ज़्यादा माना गया है। तो आपको सबसे पहले आपको इसी को प्रिपेयर करना रहता है। तो हम लोग लाइन बाई लाइन हम लोग इसे देखेंगे। Chemistry by its nature is concerned with change. Substance with well-defined properties are converted by chemical reactions into other substance with different properties. For any chemical reaction, chemists try to find out. सबसे पहला आपको देके रखा है द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो फिजिबिलिटी समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, क्लास 11th में थर्मो में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, कि अगर रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस कब होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होती है जब उसके लिए जो डेल्टा जी होता है वो आपका लेस देन जीरो होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होती है, उन्हें बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन जीरो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होता है जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, अगला देखेंगे, एक्सटेंट टू विच ए रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 10 की पावर 5 आ गई, इसका मतलब है ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से लगभग आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई। और अगर के की वैल्यू काफ़ी कम होती है, मान लीजिए 10 की पावर -5, इसका मतलब है रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गई। तो आपको एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड बाई केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है आपके पास स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितना टाइम उसे लगा। Along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate and factor controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding। मतलब कि आपको रेट और जो फैक्टर जो उस रेट को कंट्रोल कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कौन कौन से आपके पैरामीटर हो सकते हैं, हाउ टू डिजाइन ए रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग, or what controls the rate of which fuel burn in an auto engine। all these question can be answered by, हमें यही केमिकल काइनेटिक्स में यही सारी चीजें देखनी है। तो यहाँ कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप ये पढ़ सकते हैं एक बार। कुछ कुछ एक एक आपको एग्जाम्पल दे के रखे हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं, देखिए रेट ऑफ ए 4.1 में रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऊपर आपको वही दिया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट मतलब क्या होता है, वेग, वेलोसिटी, कि किस स्पीड से रिएक्शन होगी। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी क्या होती है कि, या स्पीड आपके पास क्या है कि नॉर्मल आप उसको मान के चलिए, मैं वेक्टर वगैरह को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, कि स्पीड क्या है कि कितनी डिस्टेंस हमने कितने टाइम में ट्रेवल की। उसी तरीके से रेट होता है कि कोई भी चीज कितना खर्च हो गई एक यूनिट टाइम में। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन occur very fast. For example, precipitation of silver chloride occurs instantaneously by mixing of aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride। मतलब बता रहा है कि AgCl को अगर हम मिलाते हैं AgNO3 के साथ, तो जो AgCl है उसका हमें मिलता है प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, जैसे आपका देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, हो सकता है आपको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर टाटा स्टील है तो हो सकता है 1 से 1.5 साल आपको लग सकता है। सो ऑल्सो देर आर रिएक्शंस लाइक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच प्रोसीड विद द मॉडरेट स्पीड। ठीक है, तो आपको जो रिएक्शंस आपको पढ़नी है वो यही रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट स्पीड में। देखिए जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जो बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं, उनका हम स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि या तो उनमें बहुत ज़्यादा, भाई मान लीजिए बम का विस्फोट होना है, तो आप उसे कैसे आप स्टडी कैसे कर पाएंगे। या कोई ऐसी रिएक्शन है जो 5-6 महीने में होती है, 1 साल 1.5 साल में होती है, ठीक है, तो उसे भी हम स्टडी नहीं करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजिशन और डिस्टेंस कवर्ड बाई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्पीड के बारे में बताया, उसी तरीके से हम स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन को भी
उसी तरीके से देखते हैं दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में उसका कंसंट्रेशन, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, ये होता है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। 1 मोल अगर हम रिएक्टेंट का लेते हैं तो वो आपका 1 मोल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इफ R1 R and P are the concentration of reactant and product at time R1 और P1 आपको देके रखा है, मान लीजिए रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, एट टाइम T1 आपको देके रखा है, इसका कंसंट्रेशन R1 है, इसका P1 है। एट टाइम T2 इसका कंसंट्रेशन R2 हो गया और इसका P2 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ, पहले तो चेंज इन टाइम डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। तो अगर हम देखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके डिसअपियरेंस का रेट होगा, मतलब कि टाइम के साथ ये क्या होगा, खर्च हो जाएगा, तो वो होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बाई टाइम। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम देखें, हम ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का, तो जो रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो विद टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, दिस इज रिएक्टेंट। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसका ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो होगा उसका रेट ऑफ क्या होगा, अपीयरेंस हमेशा होगा। देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए मैंने आपको कोई रिएक्शन दे दी ए प्लस, इस तरीके से ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसमें आप बोलेंगे रेट ऑफ disappearance of A is equal to rate of disappearance of V is equal to rate of appearance of C। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा डिसअपियर होते हैं तो इनका रेट ऑफ डिसअपियरेंस आता है, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके अपीयर होते हैं तो इनका रेट ऑफ अपीयरेंस आता है। आगे हम लोग देखेंगे, सिंस डेल्टा आर इज ए नेगेटिव क्वांटिटी एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, इट इज मल्टीप्लाइड विद -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एक आसान सी बात है, अभी आपको समझा देंगे ये चीज कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा आर जो है वो आपकी एक निगेटिव हो जाती है क्वांटिटी, क्यों कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल में क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम ऑलरेडी उसमें रिएक्टेंट में एक माइनस लगा के रखते हैं। तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा हो गया, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम टी। अच्छा, ये देखिए आपको यहाँ पर ग्राफ देके रखे, किसी भी दो पॉइंट पे मान लीजिए हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे T1 और T2, इस पॉइंट पे R1 ये है और T2 पे R2 ये है, इधर ये, तो ये देखिए इनका डिफरेंस आ गया। तो जो R एवरेज है, रेट है, वो हम कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट है तो इसके आगे एक्स्ट्रा -1 लगा देते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा R1 बाई डेल्टा टी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसका रेट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आती है हमेशा, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा माइनस रिएक्टेंट के केस में लगा देते हैं, जबकि प्रोडक्ट में नहीं लगाना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। दो टाइम T1 और T2 पे देखा, कंसंट्रेशन P1 और P2 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालने का ये देखिए तरीका, R ये आपके पास, इसे हम इंस्टेंटेनियस भाई dr/dt भी कर सकते हैं, dr/dt आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और इसी को हम किसी एक इंस्टेंट पर जो रेट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट किसे बोलते हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब बहुत छोटे से इंटरवल के लिए जो जो आपका रेट होता है उसे हम बोलते हैं, उस समय जो dr/dt होगा वही आपका क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा देखेंगे, एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये आपने देख लिया, ये क्या था, ये एवरेज रेट होता है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम द इक्वेशन 4.1 and 2 it is clear that units of rate of reaction
रेट का मतलब क्या है बेसिकली, रेट इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा कंसंट्रेशन आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया आपके पास मोल पर लीटर और ये हो गया सेकेंड, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये देखिए आपके पास इसका यूनिट हो गया। इन गैसियस रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, तब यूनिट क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर। भाई इधर अगर मान लीजिए हमने ऊपर गैसेस ले ली तो गैस का प्रेशर हम लेते हैं और वो प्रेशर का हो गया एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, या मैं क्वेश्चंस जितने भी होंगे उन्हें मैं बाद में एक साथ डिस्कस करूंगा। देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 4.1, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल आपको देखिए 0 पे जो कंसंट्रेशन है वो इतना है, 50 पर इतना है, 100 इतना। तो ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपकी टाइम के साथ कम होती जा रही है। वी कैन डिटरमाइन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल, मतलब 0 से 50 तक कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है, 50 से 100 तक कितना है कंसंट्रेशन का डिफरेंस, 100 से 150 कितना है, 150 से 200। तो इनमें टाइम का डिफरेंस देखिए 50-50 का, और कंसंट्रेशन का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो वो हमने देखिए क्या किया, इसका देखिए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। ठीक है, T1 सेकेंड इतना, ये T1 पे कंसंट्रेशन थी और ये T2 पे। हमने देखिए यहाँ पर क्या निकाला है, एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकाला है, कंसंट्रेशन एट टाइम T1 माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T2 डिवाइडेड बाई, बेसिकली माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, या माइनस को अगर हटा देंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दिए, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये माइनस ये। ठीक है, और ये सब लगभग 10 की पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई और किया गया, क्योंकि जो आंसर आ रहे थे वो 10 की पावर माइनस 4 में आ रहे थे, तो इसमें ये मल्टीप्लाई कर दिया गया ताकि नॉर्मल हमें इस तरीके के आंसर मिले। तो आपके पास एवरेज रेट का देखिए ये आ गई वैल्यूज 1.9, 1.7, 1.5, 4, 2, 1, इस तरीके से। It can be seen that average rate falls from 1.9 into 10 power minus 4, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है ना 10 पावर 4 का, क्योंकि हम ऐसा एक टेबल बनाना चाहते थे, to 0.4. However, average rate cannot be used to predict the rate of reaction at a particular instant. ठीक है, as it would be constant for the time interval for which it is calculated. तो average rate जो है उसको आपका constant रहता है जिस भी time interval के लिए हम निकालते हैं। So to express the rate of a particular moment, we determine the instantaneous rate. तो instantaneous का rate आपका क्या होता है, किसी भी एक particular moment का जो rate होता है। It is obtained when we consider the average rate at the smallest time interval, ठीक है, से dt। जैसे हम इतना ज़्यादा टाइम ना लेके बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, टाइम इंटरवल कैसा, जब आपका डेल्टा टी जो है वो आप देख सकते हैं अप्रोचेस टू जीरो मैथमेटिकली फॉर एन इन्फरेंशियली स्मॉल dt इंस्टेंटेनियस रेट इज गिवन एज, ये देख लीजिए, किसी जब डेल्टा टी लगभग जीरो है तो बहुत छोटे से टाइम के लिए कंसंट्रेशन क्या है, ये देखिए, ये आपका आर इंस्टेंटेनियस आ जाता है डी आर बाई डी टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, ये डीपी है तो ये प्रोडक्ट है, रेट ऑफ अपियरेंस होगा इसलिए यहाँ पर प्लस लगा है। इन सारी वैल्यूज को लेके हमने क्या किया, एक आपका देखिए ग्राफ बना दिया, ये टेबल में जो जो वैल्यूज आई थी इनको लेके हमने ग्राफ बना दिया उस टाइम पर। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर अगर हम देखेंगे t इज इक्वल टू 600 सेकेंड पर, तो हम इसका रेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकेंड, तो आप देखेंगे 600 सेकेंड पर आपने इसकी वैल्यू देखी यहाँ पर, तो कोई भी आपने दो वैल्यू ले ली, ये देख लीजिए 0.0165 माइनस 0.037। ठीक है, पढ़ लीजिए आप। इन द इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट द टाइम t on either of the curve for concentration of r and p versus time, calculating its slope. So in problem 4.1, instantaneous rate अगर हम 600 पर निकालते हैं can be calculated by plotting concentration of butyl chloride as a function of time. A tangent is drawn that touches the curve at t is equal to 600। तो आप देख सकते हैं 0.037
ये पॉइंट जो है आपका, जैसे ये यहाँ 37 आपका यहाँ कहीं रहा होगा और ये यहाँ तक आपका टच करता है, तो ये लगभग थोड़ा सा 0.016 तक, ये देख लीजिए। तो ये दोनों रहे, ठीक है। कितना हमने टाइम गैप लिया है इंस्टेंटेनियस के लिए, 600 वाला आपका पार्ट लिया है, तो उसमें हमने देखा कि 800 से लेके 400 तक हमने ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया आंसर, 5.12। इसी तरीके से अगर हम t इज इक्वल टू कितना 250 सेकेंड पर देखें, इसी तरीके से हम 650 पर देख सकते हैं, 450 पर देख सकते हैं। तो एक हम उसी वाले पॉइंट के आसपास हम थोड़ा सा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और आपका इंस्टेंटेनियस रेट आ जाता है कि कहाँ तक हमें बस इसकी स्लोप निकालनी है। इस पॉइंट पर इसकी हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ये कहाँ कहाँ तक टचिंग है, 2 पॉइंट हम लेके और हम उसकी स्लोप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो जैसे ये 600 पर था, तो 600 के इधर क्या है आपके पास 400 और इधर क्या है आपके पास 800, तो ये 400 और 800 पर हमने इसकी वैल्यूज लेके और इसका आंसर निकाल दिया। आगे देखेंगे हम लोग, नाउ कंसीडर द रिएक्शन Hg plus Cl2 is equal to HgCl2 when its stoichiometric coefficient of the reactant and product are same, then the rate of reaction given is, rate of reaction देखिए कैसे लिखते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg बाई सॉरी दिस लिक्विड, ठीक है। तो Hg बाई टाइम t dt, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, सेम Cl2 में भी लगा रहेगा और सेम आपके यहाँ पर जो HgCl2 है इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस रहेगा, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं, ये देखिए 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, अगर इस तरह का रिएक्शन दिया गया है तो आप देखेंगे कि इसका रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डी एच आई बाई डी टी, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपका रेट ऑफ ये -1/2, यहाँ पर जो भी कॉफिशिएंट आता है उसे हम यहाँ से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच आई इज इक्वल टू प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, ठीक है। मान लीजिए ये आपको देके रखा है 5Br, ये रिएक्शन आपको पूरी देके रखी है, तो आप देखेंगे Br माइनस BrO3 माइनस और H प्लस, ये तीनों क्या है आपके रिएक्टेंट है, तो इनका जो रेट होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। सो -1/5 डी बी आर माइनस बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी बी आर ओ थ्री बाई डी टी। सो दिस इज माइनस क्यों लगा है, क्योंकि दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर माइनस और ये -1/5 इसका रेट होगा, इज इक्वल टू -1/6 डी एच प्लस बाई डी टी, एच प्लस की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, इज इक्वल टू ये आपका बी आर टू प्लस रहेगा और एच टू प्लस रहेगा, बस इसके जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना पढ़ा उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बस यही चीज है कि आपको ये लिखना आना चाहिए। फॉर ए गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसी एंड हेंस रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस रेट को हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की बजाय हम पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिए पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा, मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल बाय मास बाय मोलर मास इनटू आरटी, ठीक है। या फिर पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी, मोल्स बाई वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, सो पी इज इक्वल टू सी आर टी, पी इज प्रोपोर्शनल टू सी, दैट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। अगला देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O2 on 2O5 in CCl4 has been studied, ये the concentration of N2O5, initially the concentration of N2O5 is 2.33, after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole, the reaction taken place this, calculate the average rate in terms of hours, minutes and seconds, what is the rate of production of NO2। तो सबसे पहले ये जो आपको रिएक्शन देके रखी है इसका हम रेट लिखेंगे, तो देखेंगे एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डी, ये यहाँ पर मिसिंग है बेसिकली, ठीक है, दैट इज चेंज इन, आप डेल्टा लिखिए या डी लिखिए, चेंज इन डी N2O5 बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा पूरा पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ। दैट रेट जो होगा आपके पास वो हो जाएगा -1/2
dN2O5 by dt is equal to, this is rate of disappearance of N2O5 plus 1 by 4 dNO2 by dt और इज इक्वल टू प्लस dO2 by dt, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसका कॉफिशिएंट। तो आप देखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आपको दे के रखा है, पहले कितनी थी 2.33 और बाद में कितनी होगी 2.08। तो ये देखिए 2 फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया और यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी लगा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर किसमें आया, मोल पर लीटर पर मिनट में है। ये पर मिनट का ये हो गया, पर आवर में आपको चाहिए, 1 आवर में आपको चाहिए तो 1 मिनट, ये हमने क्या कर दिया 60 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। पर सेकेंड में अगर चाहिए तो 60 से और उसको डिवाइड कर दिया तो आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा अगर आपसे रेट पूछा गया है, रेट तो आ गया, एवरेज रेट आ गया, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 विल बी 4 टाइम्स रेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dNO2 by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अभी आपका रेट आया उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, इसका जो रेट है वो कितना हो जाएगा भाई 1 by 4 dNO2 by dt, दिस इज एवरेज रेट। ठीक है, लेकिन अगर रेट ऑफ NO2 पूछा जाए, फॉर्मेशन ऑफ NO2, सो इट विल बी dNO2 by dt। आगे आते हैं हम लोग, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन हैं, उसी तरीके से आपको बस दिमाग लगाना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंशियल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। पहला, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, जो रेट है वो आपका कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन at a given temperature may depend on the concentration of one or more reactant and product. The representation of rate of reaction in terms of concentration is known as rate law। तो अभी हम रेट लॉ को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेट लॉ के बेस पे हम दिखाते हैं कि कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है A plus B is equal to C, so the rate law will be K into A की पावर X into B की पावर Y। ये x और y हो सकता है इसके जो भी यहाँ जो भी कॉफिशिएंट है वो हों, बट ये कॉफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and y is the order of reaction with respect to B. We will discuss that later. So this is the condition how we write rate law. अगला है आपका रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो ये आपका देखिए रेट एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते हैं और k जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। देखिए आपको दी गई कंसीडर एक रिएक्शन AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। सो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, रेट इज इक्वल टू A की पावर इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर X B की पावर Y। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था तो यहाँ पर एक रेट कांस्टेंट K आया। ठीक है, दूसरा रेट का एक और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता है आपका dr बाई dt। तो K A की पावर X B की पावर Y जो ये आपको दे के रखा है ये आपका इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, दिस इज dr बाई dt। इसको हम पढ़ सकते हैं, देख लेंगे। ये रेट कांस्टेंट हम बोलते हैं। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शंस रेट is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be, a part important है, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। ठीक है, reactant species in balanced chemical equation। जैसे ये आपकी रिएक्शन है 2NO plus O2 is equal to 2NO2, तो इसका जो रेट लॉ होगा आपके पास वो हो जाएगा K इंटू NO की पावर X इंटू O2 की पावर Y। X और Y हो सकता है 2 और 1 हो जाए बट इट इज नॉट नेसेसरली। ठीक, we cannot measure the rate of reaction as a function of initial concentration either by keeping the concentration of one of the reactant constant and changing the concentration of the other reactant by changing the concentration of both the reactant। तो देखिए we can measure the rate of reaction as a function of initial concentration by keeping other concentration और one of the, किसी भी एक को हम चेंज करके हम वैल्यूज पता कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे ये आपको रिएक्शन देके रखी थी
पहले आपकी देखिए NO की कंसंट्रेशन है 0.3, O2 की कंसंट्रेशन है 0.3 और रेट आपका कितना चल रहा है 0.096, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट रेट इज इक्वल टू NO की कंसंट्रेशन 0.3 की पावर x और O2 की कंसंट्रेशन 0.3 की पावर y और रेट आपको कितना दे के रखा है 0.096। अब देखिए हमने B की O2 की कंसंट्रेशन को कर दिया है फिक्स, इसके कंसंट्रेशन को फिक्स किया और मैंने A की कंसंट्रेशन को कर दिया है ट्वाइस, A की कंसंट्रेशन क्या कर दिया ट्वाइस। तो देखा हमने कि रेट पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। रेट अगर आप देख पा रहे हैं तो कैसा हो गया 4 टाइम्स हो गया। ये देख लीजिए, ये देखिए आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड that of O2 to kept constant the initial rate increases by a factor of 4। अगर ये 4 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब जब मैंने इसको रखा कांस्टेंट O2 वाले पार्ट को, तो अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये हो गया 4 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 2, x कितना आ गया 2। अब मान लीजिए हमने इस बार x की वैल्यू को मतलब NO को हमने कांस्टेंट रखा, सॉरी अगले वाले केस में भी देखिए हमने क्या किया, हाँ यहाँ पर 0.6 से आप चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए 0.6 से हम इसको कहाँ तक लेके आए 0.3 तक और इसको हम कहाँ, इसको मैंने कर दिया हाफ, इस कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया हाफ। या आप फर्स्ट और थर्ड वाले को आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट और थर्ड वाले को, इसमें देखिए इन दोनों में ये NO की कंसंट्रेशन क्या है सेम है, जबकि O2 की कंसंट्रेशन देखिए क्या हो गई है डबल हो गई है। तो जब O2 की कंसंट्रेशन को जब डबल किया बाई कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO कांस्टेंट, तब देखिए आपका रेट कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो अगर वो डबल किया तो वो भी डबल हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस तरीके से आपका जो रेट लॉ है वो देखिए वो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू NO की पावर 2 इंटू O2 की पावर 1, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा आप इनसे आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, कैसे देखिए रेट जो आपको 0.096 is equal to k into 0.3 that is concentration of NO की पावर x into 0.3 की पावर y, ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हम लोग लेते हैं, रेट है आपका 0.384 is equal to k into 0.6 की पावर x into 0.3 की पावर y, दिस इज इक्वेशन 2। थर्ड हम लोग देखते हैं, ये आपका 0.192 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x इंटू 0.6 की पावर y, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट बाई सेकेंड करता हूँ, फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ किससे सेकेंड से, ठीक है। तो आप या मान लीजिए सेकेंड बाई फर्स्ट कर लीजिए, सेकेंड बाई फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं सेकेंड बाई फर्स्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये बाई ये, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू k से k कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर x। सो दिस इज बेसिकली, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, सो x इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बाई फर्स्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये थर्ड बाई फर्स्ट में ये कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, इस बार फर्स्ट वाला टर्म सेम है तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, थर्ड बाई सेकेंड किया तो ये आ जाएगा 2 की पावर y। तो देखिए आप y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इस तरीके से यहाँ पर कई बार x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो इस वाली मान लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और k का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, उनका आपको एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि the exponent of a concentration term are the same as the stoichiometric coefficient in balanced chemical reaction, ठीक है। तो कुछ के लिए ऐसा हो सकता है, some other experiment are given below, कुछ ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। देखिए जैसे ये रिएक्शन दिए तो यहाँ पर दोनों का कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ x आ रहा है 1 और y कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाई merely looking at the balanced chemical reaction, that is theoretically but must be determined experimentally। बात समझ रहे हैं, रेट लॉ जो है वो आपका कैसा होता है एक्सपेरिमेंटली हमेशा डिटरमाइन किया जाता है, उसका थ्योरेटिकली हम उसे देख के नहीं बता सकते।